हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अखिलेश और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एड्यू प्लांट में। और आज हम बात करने वाले हैं इग्नू MES 016 एजुकेशन रिसर्च के बारे में। और जैसा कि आप सभी जानते होंगे जो भी MA एजुकेशन कर रहे हैं इग्नू से कि पूरे कोर्स का अगर हम देखें तो MES 016 सबसे मुश्किल एक सब्जेक्ट है। और अधिकतर जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो ये कई बार बोलते भी हैं कि बाकी जो हैं टॉपिक वो समझ आ जाते हैं, लेकिन MES 016 के जो टॉपिक्स हैं कुछ वो काफ़ी उन्हें मुश्किल होती है समझने में। तो हम लेकर आए हैं ये एक सीरीज जिसमें कि हम MES 016 के सभी ब्लॉक्स को एक एक करके कवर करेंगे। तो इसमें MES 016 के 5 ब्लॉक्स हैं, जिसमें से कि आज हम फर्स्ट ब्लॉक की बात करेंगे। और फर्स्ट ब्लॉक में 4 यूनिट्स हैं। और ये जो आपका आज का वीडियो है वो सारे के सारे 4 यूनिट को कवर करेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम शुरू करेंगे व्हाट इज नॉलेज। तो नॉलेज अगर मैं आपसे पूछूंगी नॉलेज क्या है, तो हम सभी एक आम भाषा में कह सकते हैं कि नॉलेज हम कह सकते हैं किसी भी वो इंफॉर्मेशन को जो हमारे आसपास उपलब्ध है, जो हम जानते हैं। तो नॉलेज अगर हम डिफाइन करना चाहें, सो नॉलेज कंसिस्ट ऑफ ऑल दैट अ पर्सन नोज एंड बिलीव्स टू बी ट्रू। तो अगर मुझे किसी बात की जानकारी है और मैं मानती हूँ कि वो बात सही है, तो वो कहेंगे कि ये ज्ञान है, वो उतना मुझे ज्ञान है। लेकिन क्या वो जो नॉलेज है क्या सिर्फ उतनी ही नॉलेज है? ऐसा तो नहीं है। नॉलेज हमारे आसपास बहुत सारी फॉर्म्स में है और इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमारे आसपास है, वो सभी नॉलेज हमारे पास नहीं है। तो क्या जो जिस नॉलेज की हम बात कर रहे हैं, जो नॉलेज हमारे आसपास है और एक नॉलेज जो हमारे पास है, तो हम इनको अगर कैटेगराइज करना चाहें तो 2 टाइप की नॉलेज में हम इसे कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट इज पर्सनल नॉलेज एंड सेकंड इज साइंटिफिक नॉलेज। पर्सनल नॉलेज, जैसा हमने बोला कि जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी फैक्ट या जो भी चीजें मुझे पता है, तो वो पर्सनल नॉलेज का पार्ट है। वो अनएग्जामिन्ड हो सकती है, अनटेस्टेड हो सकती है और बहुत सब्जेक्टिव है। मतलब आप उसे अपने हिसाब से जो भी मानते हैं सच है, आप उसे वैसे मान सकते हैं। तो इसीलिए जरूरी नहीं है कि वो टेस्टेड हो या फिर एग्जामिन्ड हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम साइंटिफिक नॉलेज की बात करते हैं, जो हमारे पास वेल प्रूव्ड नॉलेज है और जो एग्जामिन्ड है, टेस्टेड है और जिसे हम कहते हैं वैलिडेटेड नॉलेज है। तो साइंटिफिक नॉलेज जो है वो हमारे पास हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से फुल प्रूवन नॉलेज है और उसे हम यूनिवर्सली ट्रू कह सकते हैं। अब सोर्सेज की हम बात करें कि नॉलेज के सोर्सेज क्या है, ये नॉलेज हमारे पास आती कहाँ से है। तो बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं। जैसे हमने जब पर्सनल नॉलेज की बात की, तो हमारे एक्सपीरियंसेस से नॉलेज आती है। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से आप इंटरेक्ट करते हैं, आप एक्सपोज होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप सीखते जाते हैं। तो एक्सपीरियंस के साथ आपको नॉलेज आती जाती है। सेकेंड है अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब आप अपने से कोई बड़ा है, आपको लगता है कि उसको आपसे ज्यादा नॉलेज है, या फिर कोई एक ऐसी चीज जिसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, जैसे कि हमारे कुछ ग्रंथ हैं या फिर कुछ ऐसी बुक्स हैं जिनको कि हम मान सकते हैं कि उनमें जो भी लिखा है वो ट्रू है। तो ऐसे अगर किसी सोर्स से नॉलेज आती है तो वो अथॉरिटी एक सोर्स है हमारे पास नॉलेज का। थर्ड हो सकते हैं जो हमारी सोसाइटी है। सोसाइटी में जो भी कस्टम्स, जो भी ट्रेडिशंस हैं, उन सभी ट्रेडिशंस को फॉलो करके उन कस्टम्स के थ्रू भी हमारे पास नॉलेज आती है। एंड फोर्थ है रीजनिंग। रीजनिंग जो है एक हम कह सकते हैं कि एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम नॉलेज अपनी जनरेट करते हैं। तो जितने भी सारे हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो वो इस रीजनिंग का यूज करके अपनी नॉलेज जनरेट करते हैं, अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब ये रीजनिंग है क्या? ये रीजनिंग 2 तरीके की हो सकती है, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव में हम क्या, जो भी हमारे आसपास हो रहे हैं, जो स्पेसिफिक इंस्टेंसेस हैं, आप उनको ऑब्जर्व करते हैं। और जब आप देखते हैं कि एक ही जैसा जो इंस्टेंसेस है वो बार बार रिपीट होते हैं, मतलब सेम कंडीशंस में आप देखते हैं कि वही वाला आपका जो इंस्टेंसेस है वो बार बार उसी तरह से होता है, इसका मतलब आप जनरलाइज कर देते हैं। तो जैसे अगर हम एग्जांपल के लिए बात करें कि अगर हमने देखा कि सन जो है वो ईस्ट से निकलता है, तो हमने एक दिन देखा, दूसरे दिन देखा कि सन ईस्ट से निकल रहा है, दूसरे तीसरे दिन देखा कि सन जो है वो ईस्ट से निकल रहा है, तो हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं कि सन राइजेस इन द ईस्ट। तो हमने क्या किया, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस की, स्पेसिफिक एग्जांपल्स लिए, जिसके बेसिस पे हमने एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे दी। हमने वो रीजन आउट किया इंडक्टिव रीजनिंग के थ्रू कि ओके, सन ईस्ट पूर्व से ही निकलता है।
और इसी तरह से अगर हम दूसरे रीजनिंग जो टाइप है उसकी बात करें, डिडक्टिव रीजनिंग, यहाँ पर बिल्कुल ऑपोजिट है इंडक्टिव रीजनिंग के। जैसे कि कई बार क्या होता है कि हमें पता होता है कुछ जनरलाइज्ड जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास है, जिसे हम मेजर प्रेमाइज कहते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ऑल प्लैनेट्स ऑर्बिट्स द सन, मतलब सभी जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और हम सभी जानते हैं कि अर्थ इज अ प्लैनेट। सो हमारे पास स्पेसिफिक आपके पास अगर ऑब्जर्वेशन है तो हमने मेजर प्रीमाइस लिया और माइनर प्रीमाइस से, तो क्योंकि सभी प्लैनेट्स अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और क्योंकि अर्थ भी एक प्लैनेट है, इसका मतलब अर्थ भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप प्रोसेस देखें तो हम यहाँ पे जनरलाइज स्टेटमेंट से एक स्पेसिफिक कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं। तो इंडक्टिव रीजनिंग में जहां हम उल्टा जा रहे थे, जहां स्पेसिफिक रीजनिंग से, स्पेसिफिक इंस्टेंसेस से हम जनरलाइज कर रहे थे, वैसे ही अगर हम डिडक्टिव में बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ एक जनरलाइज स्टेटमेंट है, एक जनरलाइज थ्योरी है, जिसके बेसिस पे हम स्पेसिफिक जो इंस्टेंसेस हैं उनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें, साइंटिफिक मेथड एक मेथड है जिससे कि हमारी नॉलेज जनरेट होती है। अब साइंटिफिक मेथड जो है वो, उसमें दोनों ही रीजनिंग हम देखते हैं, इंडक्टिव भी और डिडक्टिव भी। तो इंडक्टिव और डिडक्टिव कैसे यहाँ पे रीजनिंग आती है और साइंटिफिक मेथड है क्या, तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो साइंटिफिक मेथड से अगर आप नॉलेज जनरेट कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आपके पास क्या आती है, एक प्रॉब्लम होनी चाहिए। और होनी चाहिए का मतलब, आमतौर पे हमारे आसपास कोई भी जब प्रॉब्लम आती है तो हम कैसे उसे सॉल्व करते हैं और कैसे फिर उसी से एक नॉलेज जनरेट हो जाती है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को फेस करेंगे और वो प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ओके, दिस इज द प्रॉब्लम, नाउ आई हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप अचानक अब क्या सोचेंगे, तो क्या कोई ऐसी थियरी है पहले से अवेलेबल जिसके बेसिस पे शायद ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तो हम देखेंगे कि जो प्रॉब्लम है वो किस फील्ड से रिलेटेड है और कोई थियोरी उससे रिलेटेड अभी अवेलेबल है, कोई नॉलेज, कोई भी किसी तरीके का कोई भी लिटरेचर, कोई इंफॉर्मेशन उस प्रॉब्लम से रिलेटेड है। अगर है तो फिर हम उससे रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि अच्छा, अगर ये हमारी प्रॉब्लम है तो क्या इस थियरी के बेसिस पे कुछ सोल्यूशन हो सकता है। तो ऐसे हम कुछ टेंटेटिव सोल्यूशन बनाएंगे। टेंटेटिव का मतलब है कि हम सोचेंगे कि शायद ये हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है। तो ऐसे जो टेंटेटिव सोल्यूशन होते हैं किसी भी प्रॉब्लम के, उन्हें हम कहते हैं हाइपोथेसिस। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने एक थ्योरी ली और उस थ्योरी के बेसिस पे हमने एक रिसर्च हाइपोथेसिस बनाया। तो रिसर्च हाइपोथेसिस आपने फ्रेम कर लिया है। अब आप क्या करेंगे, उस रिसर्च हाइपोथेसिस को आप चेक करेंगे कि आपने सोचा था कि ये शायद इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है, तो क्या ये सच में इसका सोल्यूशन है। तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले प्रॉब्लम को बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसमें क्या क्या वेरिएबल्स हैं। अब वेरिएबल्स क्या हैं और उन्हें हम कैसे डिफाइन करते हैं, हमारे आगे वाले जो ब्लॉक्स हैं हम उनमें बात करेंगे कि वेरिएबल्स क्या हैं, उन्हें ऑपरेशनलाइज कैसे किया जाता है। अभी के लिए बस हम ये स्टेप को एक बार यहाँ कंसिडर कर लेते हैं कि आपका एक स्टेप ये है जिसमें कि आप प्रॉब्लम में से देखेंगे कि आपका वेरिएबल्स क्या है, मतलब क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम जो है वो है और जिनको शायद आप सॉल्व करेंगे या जिनको आप थोड़ा सा बढ़ाएंगे घटाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम पे फर्क पड़ेगा, आपका उसमें सोल्यूशन आ सकता है। तो इसी तरह से हम वेरिएबल को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर एक रिसर्च डिजाइन आप सोच लेंगे कि आप जो भी अभी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं उसके लिए किस डिजाइन को आप लेने वाले हैं, मतलब आप आपका मेथड क्या रहेगा, आप कैसे अपना आगे की जो प्रॉब्लम जो आपकी प्रॉब्लम है उसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो मेथडोलॉजी आपकी क्या रहेगी, आप कैसे उसमें डेटा कलेक्ट करेंगे, आप हाइपोथेसिस कैसे चेक करेंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपका रिसर्च डिजाइन में आता है, ये भी हम आगे आने वाले ब्लॉक्स में करेंगे। तो अभी हमने 3 स्टेप्स की बात की जिसमें कि आपने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है, उसके बेसिस आप एक थ्योरी के बेसिस पे आपने एक रिसर्च हाइपोथेसिस बनाया है और आपने प्रॉब्लम के जो वेरिएबल्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया और एक रिसर्च डिजाइन को आपने फाइनलाइज कर लिया है। अब जो आपने रिसर्च डिजाइन फाइनल किया है उसी के बेसिस पे अब आप डेटा कलेक्शन शुरू करेंगे। मतलब आप देखेंगे कि क्या क्या आपके वेरिएबल्स हैं, उनके बेसिस पर आप फील्ड में जाएंगे, किन किन से रिलेटेड आपको डेटा चाहिए, वो सारा आप डेटा कलेक्ट करेंगे और उसी डेटा कलेक्शन के बाद आपने जो हाइपोथेसिस बनाए हैं, आप जो मानकर चल रहे थे कि शायद ये इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकते हैं, तो आप उन हाइपोथेसिस को चेक करना शुरू करेंगे। तो आपने देखा कि
अच्छा ठीक है, ये मेरी प्रॉब्लम थी और मैंने सोचा था कि शायद ये इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है। तो आपने एक कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप उसके लिए, या बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे डिज़ाइन्स हैं, जैसे डिज़ाइन जिनके थ्रू हम हाइपोथेसिस हम चेक कर सकते हैं। एक-एक करके हम हाइपोथेसिस चेक करते जाएँगे और अ, हमने जैसे पहले हाइपोथेसिस को चेक किया कि शायद ये इसका सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन ये हाइपोथेसिस जो था वो आपका एक्सेप्ट नहीं हुआ, मतलब फेल हो गया। इसका मतलब ये तो आपका सॉल्यूशन नहीं है आपके प्रॉब्लम के लिए, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? फिर हम दूसरे हाइपोथेसिस पे आएँगे। तो ऐसे करके हम जितने भी हाइपोथेसिस हमने फ्रेम किए हैं, हम एक-एक करके हाइपोथेसिस चेक करते जाएँगे। तो जो भी आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा, इसका मतलब कि आपका जो प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन आपने जो जिस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया है, वो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल गया है। उसके बेसिस पे आप एक नई थियरी बना सकते हैं और वो जो आपकी थियरी बनेगी, वो थियरी एक नॉलेज की फॉर्म में आ जाती है। और जो भी हाइपोथेसिस आपकी एक्सेप्ट होगी उसके बेसिस पे आप एक नई थियरी बना सकते हैं और जो थियरी हमारी बनी है वो हमारी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करती है। तो ये भी एक आपका नॉलेज का सोर्स हुआ। और अब रिसर्च की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारा क्या पर्पस हो सकता है, हम क्यों रिसर्च करना चाहते हैं? तो जैसा कि अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे कि सबसे पहला जो पर्पस है वो है कि नॉलेज का जनरेशन। तो नॉलेज आप जब रिसर्च करते हैं तो थियरी आप कोई भी कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसके बेसिस पे आप नॉलेज जनरेट करते हैं। दूसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे कि हमने अभी देखा साइंटिफिक मेथड में भी कि सबसे पहला स्टेप यही था हमारा कि जब भी आप किसी प्रॉब्लम से आपका एनकाउंटर होता है, तो उसे सॉल्व करने के लिए हम रिसर्च करते हैं। तो सेकंड हमारा जो पर्पस है रिसर्च का वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकता है। थर्ड है एक्शन इन स्पेसिफिक सिचुएशन। आपका कोई भी आप जिस सिचुएशन में हैं अगर उसमें किसी भी एक ऐसी चीज़ आपके सामने आती है जो कि आप कहीं स्टक हो जाते हैं और आपको नहीं पता कि आगे अभी क्या करना है। तो ऐसे में अगर आप रिसर्च करते हैं तो वो आपको एक रास्ता सुझा सकता है। इसके अलावा रिसर्च का एक और पर्पस होता है हमारे फ्यूचर रिसर्चर्स को ट्रेन करना, क्योंकि हम ये जान चुके हैं कि नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने का, नॉलेज जनरेट करने का एक जो तरीका है वो है रिसर्च। तो अगर हम चाहते हैं कि ये नॉलेज जनरेट होती रहे और ये सिलसिला चलता रहे और इसी के लिए हम और हमारे फ्यूचर रिसर्चर्स हैं जिन्हें हम तैयार करना चाहते हैं, तो उनकी ट्रेनिंग के लिए भी हम रिसर्च करते हैं और करवाते हैं। अब हम स्पेसिफिकली बात करेंगे एजुकेशन रिसर्च की, क्योंकि हमारा जो पेपर है जो MES 016 वो एजुकेशन रिसर्च के बारे में ही है। तो सबसे पहले हम समझें कि रिसर्च है क्या? अब रिसर्च को जैसे हमने बोला कि रिसर्च से आप नॉलेज जनरेट करते हैं, तो रिसर्च इज़ अ सिस्टमैटिक इंक्वायरी। मतलब आप किसी भी इंक्वायरी को करना चाहते हैं, किसी प्रॉब्लम को जैसे सॉल्व करने के लिए हम रिसर्च कर रहे थे, तो आप रैंडमली कोई भी तरीका या किसी भी तरह से कोई रिसर्च शुरू नहीं कर सकते हैं, बल्कि आपको बहुत सिस्टमैटिक तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसर्च करनी पड़ेगी। तो रिसर्च इज़ अ सिस्टमैटिक इंक्वायरी बेस्ड ऑन द साइंटिफिक मेथड। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस भी किया साइंटिफिक मेथड का, और साइंटिफिक मेथड में बहुत स्पेसिफिक स्टेप्स हैं और वो सभी स्टेप्स जो हैं वो आप एक-एक करके फॉलो करते जाएँगे, तो आप एक नॉलेज, एक थ्योरी तक पहुँचते हैं। तो research is a systematic inquiry based on scientific method and concerned with understanding, prediction and control of phenomena. तो जिस भी फिनोमिना या जो भी आपके पास स्पेसिफिक सिचुएशन है जिसके लिए आप रिसर्च करना चाहते हैं, तो आप उसको बेहतर समझ सकें, उसको प्रिडिक्ट कर सकें और उसको कंट्रोल का मतलब से सॉल्व कर सकें उस फिनोमिना को। तो ये हमारा एक रिसर्च का पर्पस रहता है। अब अगर हम एजुकेशन रिसर्च की बात करें, तो एजुकेशन रिसर्च जो है वो हमारा एजुकेशनल सिचुएशंस को वहाँ अगर आप रिसर्च के जो मेथड हैं उनको अगर अप्लाई करते हैं, तो हमारा एजुकेशन रिसर्च आप कहलाता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे डेफिनेशन, एजुकेशन रिसर्च अप्लाइज द साइंटिफिक मेथड फॉर सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल सिचुएशंस। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक एजुकेशन सिचुएशंस को सॉल्व करने की बात कर रहे हैं और यहाँ जो एजुकेशन रिसर्च है सीक्स टू हेल्प अस सॉल्व एजुकेशन प्रॉब्लम्स। तो जो भी हम प्रॉब्लम्स की बात कर रहे थे वो प्रॉब्लम्स अगर एजुकेशन से जुड़ी हों तो ये एजुकेशन रिसर्च कहलाता है। अब रिसर्च जो है उसके कुछ पैराडाइम्स हैं। अब पैराडाइम क्या होते हैं? तो पैराडाइम क्या है? पैराडाइम कैन बी डिफाइंड एज़ अ वे ऑफ लुकिंग एट अ फिनोमेना और अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव ऑफ इट। जैसे कोई भी चीज़ अगर आपके सामने आती है तो हम क्या सोचकर या आप उस समस्या को, उस प्रॉब्लम को कैसे देखते हैं? तो आपको उसको देखने का तरीका हम कह सकते हैं, या फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग या आपके क्या
बिलीव्स हैं, आपका थॉट प्रोसेस, उनके बेसिस पर आप किस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसे हम पैराडाइम कहते हैं। तो पैराडाइम जो है वो ये डिटरमाइन करेगा कि आपकी जो रिसर्च अप्रोच है वो कैसी है, आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच लेते हैं, क्या मेथड को अपना रहे हैं। तो ये जो है ये आपका पैराडाइम ऑफ रिसर्च से हमें पता चलेगा। अब रिसर्च पैराडाइम में अगर हम ब्रॉडली अगर हम उसे कैटेगराइज करना चाहें तो दो आप कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक पॉजिटिविस्ट और दूसरा नॉन पॉजिटिविस्ट। अब पॉजिटिविस्ट पैराडाइम जो है इसे अलग अलग तरीके अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि इसे ऑब्जेक्टिविस्ट पैराडाइम भी कहा जाता है, ये साइंटिफिक जो है या नेचुरल साइंस जो है उससे रिलेटेड है, और जो नेचुरल साइंसेज होती हैं उनका जो पैराडाइम होता है या उनकी जो अप्रोच होती है वो पॉजिटिविस्ट पैराडाइम ही होती है। अब इसमें बेसिकली है क्या कि ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच को फॉलो करता है। ऑब्जेक्टिव आप समझते हैं, ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि कोई भी आप प्रॉब्लम को अगर देख रहे हैं तो बहुत ही ऑब्जेक्टिव तरीके से देखना है, मतलब उसमें कोई बायसनेस नहीं आनी चाहिए, आपको अपने जो व्यूज है उनको बिल्कुल साइड करना है, आपको उनको अपने व्यूज, कोई बायस, कोई किसी तरीके का फेवरिज्म कुछ भी आपको उसमें नहीं लाना है, बल्कि आपको बिल्कुल अपने बायसेस को साइड में रख के हम उसे एक यूनिवर्सल ट्रुथ के जैसे हम देखना चाहते हैं। मतलब यहाँ पर जो जिस प्रॉब्लम के बारे में बात हो रही है वो प्रॉब्लम बहुत ही ऑब्जेक्टिवली देखी जाएगी, जबकि नॉन पॉजिटिविस्ट जो पैराडाइम है ये सब्जेक्टिव अप्रोच को फॉलो करता है, और सब्जेक्टिव अप्रोच को ही हम ह्यूमनिस्टिक पैराडाइम भी कहते हैं। अब जैसे नाम से यहाँ पे पता चल रहा है ह्यूमनिस्टिक, ह्यूमनिस्टिक का मतलब है कि जो जिसमें ह्यूमंस से रिलेटेड कुछ चीजें शामिल है। तो क्योंकि एजुकेशनल जो प्रोसेस है, एजुकेशनल जो रिसर्च है उसमें काफी हम जो डील करते हैं वो बात करते हैं हमारे कुछ ऐसे, जैसे हमारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, हमारे टीचर्स हो सकते हैं। तो एजुकेशनल रिसर्च जो है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग, क्योंकि हम यहाँ पर एनवायरनमेंट से डील ना करके बल्कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उन लोगों से जिनकी खुद की भी अपनी एक राय हो सकती है, क्योंकि आप उनको एक वस्तु की तरह से डील नहीं कर सकते हैं, है ना। आप इनको एक नॉन लिविंग कोई तो नहीं मान सकते हैं। अगर हम बच्चों के साथ आप कोई अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या फिर अपने या टीचर्स के साथ आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो आप ये मान नहीं सकते हैं कि उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं हो सकता है, आप बस उनको ऑब्जेक्ट की तरह डील नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जो नॉन पॉजिटिविस्ट पैराडाइम है वो ह्यूमनिस्टिक पैराडाइम इसीलिए उसे कहा जाता है, क्योंकि वहां पे हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्टिव अप्रोच आ सकती है, और सब्जेक्टिव अप्रोच पर ही बेस्ड है ये नॉन पॉजिटिविस्ट पैराडाइम। तो एजुकेशनल जो रिसर्च है उसमें जरूरी नहीं है कि हम हमेशा नॉन पॉजिटिविस्ट पैराडाइम लें या फिर पॉजिटिविस्ट पैराडाइम लें। ये डिपेंड करता है कि आपका प्रॉब्लम कैसा है, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए आप किस तरह से, कहाँ से डेटा कलेक्ट हो रहा है, कौन किन लोगों के साथ आपको काम करना है। तो एजुकेशनल रिसर्च जो है वो हमारी पॉजिटिविस्ट पैराडाइम पर भी बेस्ड हो सकती है और नॉन पॉजिटिविस्ट पैराडाइम पर भी बेस्ड हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम किस टाइप की है और आप उसे कैसे, किस मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं। अब इसमें हम अजम्पशंस देखते हैं कि पॉजिटिव पैराडाइम जो है उसके अजम्पशंस क्या हैं। तो जैसे अभी हमने बात भी की कि पॉजिटिव पैराडाइम जो है बेसिकली जो नेचुरल साइंसेज की जो अजम्पशंस है उन पर बेस्ड है, और जिसमें कि ये हम जो देख पा रहे हैं ये 4 इसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट है डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म का मतलब है कि आप किसी भी, यहाँ पे हम इसे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कह सकते हैं, कि हम ये मानते हैं कि कोई भी अगर इवेंट हुआ है तो उसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ कॉज उसके रहे होंगे। तो मतलब कोई भी जो एक फिनोमिना है वो बिना किसी कारण के नहीं हो सकता। तो इसीलिए डिटर्मिनिज्म जो है अकॉर्डिंग टू विच इवेंट्स हैव कॉजेज एंड आर डिटरमाइंड बाय सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। तो ये फर्स्ट हमारा है, नेचुरल साइंसेज भी इसी पर बेस्ड है। दूसरा है इम्पेरिसिज्म। इम्पेरिसिज्म का मतलब है कि यहाँ पर जो नॉलेज है वो रिलायबल होती है, और ये जो नॉलेज है आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं, और वेरीफाई करने के अलग अलग तरीके हैं। आप उसे एक्सपेरिमेंटेशन से कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं। मतलब ये अगर कोई कहता है कि ये मेरे लिए कोई सिचुएशन, मैंने इसे ऐसे देखा था, और इसको अगर हम कहें कि बहुत ही कोई भी अगर चाहे तो अपने हिसाब से सेम कंडीशन में वो रेप्लिकेट की जा सकती है। तो एम्पेरिसिज्म जो है वो हमें यही बताता है कि ये वेरीफाई की जा सकती है अलग अलग मेथड से। पार्सिमनी, पार्सिमनी मतलब बहुत इकोनॉमिकल वे में इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो भी फिनोमिना है वो बहुत ही
कम से कम शब्दों में प्रिसाइजली इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। जनरलिटी का मतलब है कि जनरलाइज कर किया जा सकता है। आपका जो भी प्रॉब्लम है उसके जो रिजल्ट्स हैं, आप उस रिजल्ट को जनरलाइज कर सकते हैं एक बड़ी सिचुएशन में। मतलब हमने जैसे बात की थी यहाँ पे इंडक्शन, एक रीजनिंग की हमने बात की थी, तो इंडक्शन रीजनिंग में जैसे हम बोल रहे थे कि स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर हम कुछ जनरलाइज स्टेटमेंट दे देते हैं, जनरलाइज हम एक हमारी थियोरी पर पहुंचते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर जनरलिटी जो है वो आपका एक प्रिंसिपल है पॉजिटिविस्ट पैराडाइम में। वहीं अगर हम नॉन पॉजिटिविस्ट पैराडाइम की बात करें तो यहाँ पर आपका जो हमने बात की पॉजिटिविस्ट पैराडाइम में, उसी से सब उलट है। और इसमें बेसिकली 3 तरीके की स्टडी आती है, फिनोमिनोलॉजी है, एथनोमेथोडोलॉजी है, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म है। इसके अलावा और भी कुछ है टाइप जो अभी हम आगे आने वाले ब्लॉक्स में पढ़ेंगे। अब इसमें क्योंकि नॉन पॉजिटिविस्ट पैराडाइम जो है, जैसे अभी हमने बात की कि पॉजिटिविस्ट पैराडाइम जो वो नेचुरल साइंसेज की स्टडीज में हम उसे यूज करते हैं, लेकिन नॉन पॉजिटिविस्ट पैराडाइम जो है वो हमारा सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब हमारे सोसाइटी में ह्यूमंस के डील करता है। तो इसीलिए वहां पर हम ये मान के चलते हैं कि वहां पे सोशल रिलेशनशिप, बिलीफ सिस्टम, वैल्यूज, ये सारे जो है इनका भी अपना रोल है। तो आप बिल्कुल जो आपके सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब आप जिनके ऊपर अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आप उनको नॉन लिविंग की तरह बिल्कुल ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद भी अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और उनका भी कुछ एक सोचने का तरीका है, उनके भी कुछ बिलीफ सिस्टम है। और इसी तरह से नॉन पॉजिटिविस्ट पैराडाइम में हम एक और चीज जो लेते हैं वो है इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस। मतलब यहाँ पर हम जो आपके जो इन्वेस्टिगेटर है उसके जो व्यूज है, उसका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत सब्जेक्टिव हो सकता है। मतलब यहाँ पर आप जो सोचते हैं जरूरी नहीं है कि वो सभी लोग उसी तरह से सोचे। तो यहाँ पर जो भी इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये इंडिविजुअल जो आपका रिसर्चर है वो भी हो सकता है, और यहाँ पे जो आपके सब्जेक्ट है, मतलब जिनके साथ आप रिसर्च कर रहे हैं, जिनके ऊपर आप अपना डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो उनकी भी उनके व्यूज जो हो सकते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस भी यहाँ हमारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए जो पूरा फिनोमिना है ये बहुत ही टेम्पोरल है और कंटेक्चुअलाइज्ड है। तो कंटेक्चुअलाइज होने का मतलब ये है कि आप इसे जनरलाइज बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। मतलब आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो मैंने देखा वो आप बिल्कुल हर एक सिचुएशन में यही चीज होने वाली है। आपने जिस सिचुएशन को ऑब्जर्व किया था, हो सकता है वहां पर ये फिनोमिना इस तरह हो रहा है जैसे आपने समझा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि यही फिनोमिना, ये सिमिलर फिनोमिना दूसरे किसी सिचुएशन में या दूसरे किसी कम्युनिटी में बिल्कुल सेम इसी तरह से हो रहा हो, क्योंकि वहां पर इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हो सकते हैं। तो इसीलिए नॉन पॉजिटिविस्ट पैराडाइम जो है ये बेसिकली आपके एवरीडे जो वर्ल्ड है, मतलब जो आपके रोजमर्रा की जो जिंदगी है उससे रिलेटेड ज्यादा है। अब हम कैसे रियलिटी को देखते हैं, तो अभी जैसे हमने बात की पॉजिटिविस्ट पैराडाइम और नॉन पॉजिटिविस्ट पैराडाइम की, तो बिल्कुल ऐसे रियलिटी जो है उसको भी देखने के 2 तरीके हैं। एक आपका सब्जेक्टिव व्यू हो सकता है और एक आपका ऑब्जेक्टिव व्यू हो सकता है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही नाम से समझ आ रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव में आप बिल्कुल जो भी ट्रुथ या जिस रियलिटी की आप बात कर रहे हो उसे सिर्फ एक ही तरीके से देखा जा सकता है, और उसे कोई भी उसमें अपने एक्सपीरियंसेस या फिर और किसी तरीके की कोई अलग से हम कहें कि किसी तरीके का कोई एक्सपीरियंस उसको हिंडर नहीं करेगा, किसी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करता है। सिर्फ जो रियलिटी है वो एज इट इज है, आप उसको किसी भी कंडीशन में आप चेक कर सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, तो एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलती हूँ कि हाइट ऑफ कुतुब मीनार इज दिस मच, इतना मीटर, तो अब ये जो है एक ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट है। अब इस वाले डिस्टेंस को या ये जो मैंने हाइट मेजर किया है, इस हाइट को आप किसी को भी कहेंगे, कोई भी मेजर करेगा तो वो सेम आएगी, क्योंकि इसे मेजर करने का तरीका है। इसमें ना तो कुतुब मीनार कोई अपना एक्सपीरियंस देने वाला है या फिर वो ऑब्जेक्शन करने वाला है किसी तरीके से, या ना ही कोई दूसरा जो उसे मेजर कर रहा है वो, क्योंकि उसका एक तरीका है, वैलिडेटेड तरीका है, जिसके की थ्रू सभी उसको वैसे ही मेजर करते हैं। तो इस तरीके की जो रियलिटी है वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी कहलाती है। लेकिन सब्जेक्टिव रियलिटी जो है वो इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड होती है। जैसे यहीं पर अगर मैं कहूँ कि कुतुब मीनार बहुत खूबसूरत है, तो जरूरी नहीं है कि वो सभी के लिए खूबसूरत हो,
क्योंकि वहां पर इंडिविजुअल एक्सपीरियंस या उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी एस्थेटिक जो एक सेंस है वो यहाँ पर बहुत मायने रखती है। हो सकता है कि मुझे वो बिल्कुल भी खूबसूरत ना लगे, लेकिन किसी को हो सकता है कि बहुत ही खूबसूरत लगे। तो ऐसे जो व्यूज हैं वो सब्जेक्टिव व्यूज हैं या सब्जेक्टिव रियलिटी है। तो रियलिटी को कैसे आप परसीव करते हैं वो दो तरीके से हो सकती है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव। अब इसी के बेसिस पे अब ये आपका है कि आपने रिसर्च को भी, हम जब देख रहे हैं एजुकेशन रिसर्च में, तो हमने जब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की बात की, तो कैसे आप प्रॉब्लम को देख रहे हैं। अब प्रॉब्लम को आपने आइडेंटिफाई करने के बाद आप कौन सी मेथोडोलॉजी आप लेना चाहते हैं, तो जो मेथोडोलॉजी आपको, आप देखेंगे कि दो तरीके की मेथोडोलॉजी हो सकती है। एक तो बेस्ड है पॉजिटिविस्ट अप्रोच पर और दूसरी एंटी पॉजिटिविस्ट अप्रोच पर, और दोनों ही हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको लगता है कि आपका जो डेटा है वो शायद आप पॉजिटिविस्ट अप्रोच से ज्यादा अच्छे से ले सकते हैं, जहां पे एक्सपेरिमेंटेशन शायद आपको करना है, जिसमें कि शायद इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस ज्यादा मायने नहीं रखते हैं। तो आप जाकर फील्ड में एक्सपेरिमेंटेशन से कुछ वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करके और वहां पे अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं आपको कुछ ऐसी स्टडी करनी है जहां आपको फील्ड में जाकर लोगों से बात करनी है, लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है, तो यहाँ पर आप एक्सपेरिमेंटेशन जैसा कोई मेथड यूज नहीं कर सकते हैं। तो वहां पर आपको देखना पड़ेगा, आप यहाँ पर एंटी पॉजिटिविस्ट अप्रोच ही ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ आप जिन लोगों के साथ बात कर रहे हैं, जिन लोगों का बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे हैं, वहां पर आपको कुछ उनके एक्सपीरियंसेस को भी शामिल करना पड़ेगा डेटा में। तो इसीलिए यहाँ आपकी जो मेथोडोलॉजी है वो एंटी पॉजिटिविस्ट हो जाएगी। तो इसी तरीके से आप मेथोडोलॉजी सेलेक्ट करेंगे पॉजिटिविस्ट या एंटी पॉजिटिविस्ट अप्रोच पर। अब यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल है जिसके थ्रू आप शायद बेहतर समझ पाएंगे कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, जो हमने रियलिटी की बात की या फिर हम पॉजिटिविस्ट और एंटी पॉजिटिविस्ट की बात कर रहे हैं, तो कौन सा यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। जैसे यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, मैं बहुत ब्रीफ में बता देती हूँ कि एक बार एक आदमी ड्राइव करके जा रहा होता है, रास्ते में उसे एक जो गडरिया होता है वो अपनी भेड़ें चराता हुआ मिलता है, और बहुत सारी भेड़ें होती हैं और वो उसके गाड़ी के सामने आ जाती हैं। तो जैसे पार करने लगती है एक एक करके, तो काफी देर हो जाती है उसको वहां पे वेट करते हुए गाड़ी वाले को। तो वो सोचता है कि मैं इसे पूछता हूँ गडरिये से कि अभी कितनी भेड़ें और बाकी है। तो उसने पूछा कि भाई तुम्हारे पास कितनी भेड़ें हैं टोटल। उसने बोला कि भेड़ तो मुझे पता नहीं कितनी है। तो उसे लगा कि तुम इतने दिनों से ये भेड़ें तुम्हारे पास है और तुम अभी तक ये नहीं जानते कि तुम्हारे पास टोटल कितना नंबर है इन भेड़ का। तो वो बोलता है कि नहीं, मैंने कभी इन्हें गिना ही नहीं। तो उसने बोला कि गिना नहीं मतलब, तो फिर तुम कैसे ध्यान रखते हो कि तुम्हारे पास जितनी भेड़ें हैं वो सभी हैं या नहीं है। तो बोलता है कि मैं सबको, उनको उनके नाम से, मतलब मैं एक एक को पहचानता हूँ एज अ एज एन इंडिविजुअल। मतलब मुझे पता है अगर कोई नहीं मिसिंग, मतलब नहीं होगा, अगर कोई मिसिंग होगा तो मुझे उसको देखकर पता चल जाएगा कि इतने में वो एक मिसिंग है। इसका मतलब कभी उसे काउंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो अब ये जो पूरा इंसिडेंस है, अगर मैं इसे पूछूं कि आप यहाँ पर एक वो गडरिया और एक वो जो गाड़ी चला रहा है, इन दोनों में से कौन सब्जेक्टिव व्यू रख रहा है और कौन ऑब्जेक्टिव व्यू, और यहाँ पर पॉजिटिविस्ट और एंटी पॉजिटिविस्ट अप्रोच जो है वो किसकी है। तो आप यहाँ इस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि पॉजिटिविस्ट और एंटी पॉजिटिविस्ट जो अप्रोच है वो किनकी है। अब एजुकेशन रिसर्च में क्या किस टाइप की स्टडीज हो सकती हैं, हमारे आने वाले जो ब्लॉग्स हैं उनमें ये बहुत डिटेल में दिया गया है। तो हम यहाँ बहुत ही बेसिक, बिल्कुल कितना टाइप के होते हैं, और हमने क्योंकि उनको पैराडाइम में हमने डिवाइड किया है, तो यहाँ बस हम वही देखेंगे कि अगर आपका जो भी रिसर्च है वो अगर पॉजिटिविस्ट पैराडाइम पर होती है तो वो क्वांटिटेटिव, बेसिकली उसे हम क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं, और अगर वो ह्यूमनिस्टिक पैराडाइम पर है तो वो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। तो हमारे क्वांटिटेटिव रिसर्च कौन कौन सी हो सकती है, एक्सपेरिमेंटल हो सकती है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल, और कोरिलेशनल स्टडीज जो होती हैं वो भी हमारी क्वांटिटेटिव स्टडीज में आती हैं। जबकि जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है वो हमारी, उसमें केस स्टडीज हो सकती है जहां पे हम किसी एक इंडिविजुअल किसी केस को स्टडी करते हैं, सर्वे हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री को एनालाइज करना हो सकता है, डेवलपमेंटल स्टडीज हो सकती है, एथनोग्राफी हो सकती है, हिस्टोरिकल या फिर फिलोसफिकल रिसर्च। तो ये आज हमने देखा कि पूरा एजुकेशन रिसर्च का हमने इंट्रोडक्शन देखा है। अभी इसके आगे आने वाले जो ब्लॉग्स हैं, आगे आने वाले हम जो हमारे वीडियोस रहेंगे उनमें डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा।
आपकी किसी भी तरीके की क्वेरी हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले वीडियोज़ का वेट करें। थैंक यू।